विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। जीवन की मौलिक इकाई आप लोग जानते हैं आजकल हमारा सेशन चल रहा है इस चैप्टर से रिलेटेड और हम देख रहे हैं आज हम कोशिका अंगक का थर्ड पार्ट ले रहे हैं। तो हमने इससे पहले जो सेल ऑर्गेनेल्स थे उनके बारे में हमने कुछ के बारे में समझा। हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इससे पहले हमने बात करी, हमने फिर उससे के बाद हमने गोल्जी बॉडीज लाइसोसोम्स की बात करी। आज और कौन से सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, देखते हैं। टाइम है बुक खोलने का। तो बच्चों अब हमारे सामने जो है वो है, आज जो हम बात करेंगे, एक बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की, फिर हम बात करेंगे प्लास्टिक की और उसके बाद हम बात करेंगे रसधानियों की। तो आज हम 3 और सेल ऑर्गेनेल्स की बात करने जा रहे हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया, तो यहाँ पे अगर हम देखें आपकी बुक में ये सेल स्ट्रक्चर दे रखा है। तो अब आप पहचान सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है। यहाँ ये जो आपको एक बी शेप दिखाई दे रहा है ये है माइटोकॉन्ड्रिया और इसका मैं बड़ा भी आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगी थोड़ी देर में। तो हम आज इसकी बात करने जा रहे हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो ये क्या है, हम इसको एक बहुत कॉमन टर्म है पावर हाउस ऑफ द सेल। ये बहुत एक कहीं, और देखिए यहीं पे ये लिखा है कि बिजली घर है, कोशिका का बिजली घर बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पूछा भी जाता है कि सेल का कौन सा पार्ट इज नोन एज द बिजली घर, कौन सा ऐसा पार्ट है डेट इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। तो पावर हाउस मीन्स ये क्या है, ये शक्ति, जैसे पावर हमें एक शक्ति देती है इसी प्रकार ये भी एक हमें शक्ति देता है। कैसे देता है इसको थोड़ा आपका बहुत डिटेल नहीं है, अभी इंट्रोडक्शन है तो उसको समझते हैं। तो ये जो हमारे बॉडी में क्या है, डिफरेंट हमारी रासायनिक क्रियाएं चलती रहती हैं। तो उसके लिए जो एक हमें एनर्जी चाहिए होती है वो हमें माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। और ये जो हमें एनर्जी, जो एक ऊर्जा मिलती है वो मिलती है एटीपी फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। और ये जो आपकी एटीपी है, जो एटीपी कोशिका की ऊर्जा है। तो मीन्स कोशिका की ऊर्जा को हम एटीपी नाम से बोलते हैं। और हमारे शरीर में जितने भी नए रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक कार्य के लिए एटीपी में संचित ऊर्जा का उपयोग होता है। तो मीन्स रासायनिक यौगिकों को बनाने में हमारे बॉडी में देखिए हम जो एक हर एक कहीं तो एक यौगिक ही बन रहा है। जैसे अगर हम कह रहे हैं हम सांस लेते हुए ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, लेकिन ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है। आपको मालूम है ये चीज कि वो जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं वो हमारा हीमोग्लोबिन के साथ मिल रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है। तो और फिर वो डिफरेंट अगर कहीं सेल्स में जा रहा है और सेल्स उसमें से ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन ऐसे ही नहीं जा रही है, वो ब्लड के साथ मिलकर एक यौगिक बना रही है। तो ऐसे हम जितना और हम देखें हमारे बॉडी में कुछ चीजें एक अलग अलग रूप में आ रही हैं, उनके यौगिक बन रहे हैं और कभी कभी कुछ यौगिक के रूप में जो है वो टूट रही हैं। तो ये सारी जो क्रिया चल रही है इसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो हमें एटीपी से मिल रही है। और तथा यांत्रिक कार्य करने के लिए एटीपी में संचित ऊर्जा का उपयोग करता है। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, ये इसका जो स्ट्रक्चर है ये दोहरी झिल्ली होती है। मैं अभी आपको वो स्ट्रक्चर दिखाने जा रही हूँ, पहले इसको समझ ले रहे हैं। तो ये डबल लेयर होती है और जो बाहरी लेयर होती है वो छिद्रित होती है और जो अंदर की जो लेयर है वो एक कहीं घूमी हुई सी होती है। और ये जो घूमा हुआ पार्ट है ये वल्ले एटीपी बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के लिए एक बड़ा क्षेत्र बना। तो और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये बहुत एक कहीं बड़ा यूनिक एक ऑर्गेनेल है सेल का, क्योंकि क्या है इसका अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम हमने पढ़ा था किस पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। और डीएनए ये न्यूक्लिक मटेरियल है, न्यूक्लियस से रिलेटेड है।
तो मीन्स इसका अपना ही डीएनए और राइबोसोम होता है। तो इस कारण क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन वो स्वयं बना लेते हैं। राइबोसोम्स इज ऑलवेज रिलेटेड टू प्रोटीन सिंथेसिस। सो यहाँ अब ये जो हम देख रहे हैं कि दोहरी लेयर होती है, कैसा स्ट्रक्चर है, इसको मैं एक अपनी स्लाइड से आपको दिखाती हूँ। तो बच्चों जो हमने अभी लैंग्वेज में पढ़ा, इसको मैं इस स्ट्रक्चर से दिखा रही हूँ। तो आप चाहें तो ये आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं। तो और ऐसे एरो से करेंगे तो आपको और इजी हो जाएगा। देखिए 2 लेयर है, बाहरी झिल्ली और भीतरी झिल्ली। और यहाँ पे देखिए उन्होंने कहा था एक छिद्रित है, तो यहाँ पे मैंने इसलिए छिद्रित लिख दिया। और जो भीतरी झिल्ली है ये वलित है। तो वलय क्या है, देखिए ये ऐसे घूमे हुए से स्ट्रक्चर है। और फिर इससे रिलेटेड यहाँ पे लिख दिया एटीपी बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्र को बड़ा बनाती हैं। तो आपने अगर डाइजेशन पढ़ा है तो हम लोग जब स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत विलाइस होते हैं, ऐसे घूमे घूमे स्ट्रक्चर। तो घूमे घूमे स्ट्रक्चर से क्या होता है, सरफेस एरिया आपका इंक्रीज हो जाता है। तो इसलिए तो जब एक छोटी जो उसमें आपको कुछ रखना है तो क्या होता है, एक आपकी इतनी छोटी सी टोकरी है और आपको इतनी बड़ी रस्सी रखनी है, तो आप क्या करेंगे, रस्सी को घुमाएंगे ना और फिर उसके अंदर रखेंगे, पूरा लंबा करके नहीं रख सकते। तो इतने से में आपका कितना बड़ा एक एरिया आप रस्सी का रख सकते हैं। तो ऐसी ही कि हमारे इतने छोटे छोटे से पार्ट्स हैं तो उनका कैसे सरफेस एरिया इंक्रीज हो, तो बाय नेचर क्या है, वो कुछ वलय ऐसे आ जाते हैं घूमे हुए स्ट्रक्चर के वो सरफेस एरिया ज्यादा प्रदान करते हैं जब कोई क्रिया करनी होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है। तो ये हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड। तो आप चाहें तो ये पॉज करें, अपनी कॉपी में ये स्ट्रक्चर बना लें तो आपको एक इजी हो जाएगा रिवीजन के लिए। अब हम लोग आगे चलते हैं, दूसरे बॉडी पार्ट पर देखते हैं, सॉरी दूसरे सेल की, सॉरी दूसरे सेल ऑर्गेनेल के बारे में समझते हैं। अब बच्चों हम लोग आते हैं प्लास्टिड पर। ये प्लास्टिड होते हैं, ये केवल क्या होता है, पादप कोशिकाओं में स्थित होते हैं। और ये जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट मीन्स रंगीन और ल्यूकोप्लास्ट मीन्स श्वेत या रंगहीन प्लास्टिड। इसको भी मैंने आपका लिए एक स्लाइड बनाई है, तो पहले इससे समझ लेते हैं, फिर स्लाइड से आपको समझने में और इजी हो जाएगा। तो जिस प्लास्टिड में आपका में ये आपका क्लोरोफिल वर्णक होता है, इसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और पौधों में क्लोरोप्लास्ट का कार्य क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए। तो आप ये आप मार्क भी कर लीजिए, फिर मेरा नोट भी आप नोट कर सकते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। और यहाँ पे जो है जो क्लोरोप्लास्ट है ये प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक होता है। और जो क्लोरोप्लास्ट होता है, और जब हम कह रहे हैं प्रकाश संश्लेषण में उसका कार्य है, तो एक नेचुरल है कि उसके अंदर क्लोरोफिल होगा। इसके अतिरिक्त क्या होता है, विभिन्न पीले अथवा नारंगी रंग के वर्णक भी होते हैं। और जो आपका ल्यूकोप्लास्ट है ये एक प्राथमिक रूप से अंगक है जिसमें क्या होता है, स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसा पदार्थ संचित होते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट में आपके ये आपका तेल, प्रोटीन, ये एक संचय होता है। और आगे ये जो प्लास्टिड्स हैं, इनके क्या होता है, जो अगर हम इनका अंदर का एक स्ट्रक्चर देखें तो इस रचना में भी बहुत सी हमें एक झिल्ली वाली एक परतें देखने को मिलती हैं और जो स्ट्रोमा में स्थित होती हैं। तो ये और इसका जो बाहरी स्ट्रक्चर है ये हमें एक बिल्कुल जैसे, क्योंकि हमने कहा है ना पर्दे की बात कर रहे हैं, झिल्ली की बात कर रहे हैं, तो काफी कुछ इसका जो स्ट्रक्चर है वो माइटोकॉन्ड्रिया से मैच करता है, लेकिन होता बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन बाहर से देखें तो कहीं हमें एक सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। और मैं अभी आपको पिक भी दिखाऊंगी जिससे आप कहेंगे हाँ ये काफी कुछ सेम लगता है, लेकिन है नहीं। और जैसा हमने देखा था, जो माइटोकॉन्ड्रिया उनका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। इन द सेम वे आपका जो प्लास्टिड्स हैं इनका भी डीएनए तथा राइबोसोम्स
अपने उनके अपने होते हैं। तो यहाँ पे राजधानियों से पर मूव करने से पहले मैं आपको थोड़ा नोट दिखाती हूँ। तो क्योंकि आपका फिर आगे बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दे रखा था, तो हमने पहले उससे देख लिया। अब आपको जब मेरा ये चार्ट देखेंगे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट रंगीन है और ल्यूकोप्लास्ट श्वेत तथा रंगीन प्लास्टिड्स हैं। जिस क्रोमोप्लास्ट में आपका क्लोरोफिल वर्णक है वो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और ये स्टार्च सेल तथा प्रोटीन संचित होते हैं। तो यही आपकी सारी है। तो जो इतना बड़ा आपको लग रहा है क्या क्या दे रखा है, ये सिंपल आप ये मेरा डायग्राम आप नोट कर लीजिए, इसलिए आप इससे रिलेटेड कोई भी आंसर दे सकते हैं। सो यहाँ पे ये एक आ गया। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं, देखिए ये जो है, जो हमने कहा था ना वो स्ट्रोमा में उपस्थित होते हैं, तो ये पार्ट स्ट्रोमा होता है। तो ये जो झिल्ली वाले जो आपके हमने कहा था ना झिल्ली वाली परतें होती हैं, तो ये देखिए ये ऐसे लग नहीं रहा है, ये जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया जैसा। तो ये आपके ये हमारी ये परतें हैं, और इसके अंदर जो एक जो बेस है इसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। क्लियर हुआ? और यहाँ पे ये देखिए, बताएं इसमें कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया है, कौन सा आपका प्लास्टिड है? सोच लिया? चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने ठीक सोचा है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है और ये प्लास्टिड्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, ऐसे आपको एक वेव्स दिखाई देंगी, और जो आपके प्लास्टिड्स है ये जैसे प्लेट्स एक के ऊपर एक होती है, इस टाइप से स्ट्रक्चर हो। तो और ये थोड़ा सा नोट्स के लिए मैंने आपको यहाँ पे भी सेम पॉइंट्स लिख दिए। तो अब हम लोग चलते हैं आज के जो हमारा तीसरा जो ऑर्गेनेल है उसको समझने के लिए। रसधानियां मीन्स वैक्यूल्स। और ये जो आपकी रसधानियां होती हैं ये ठोस और अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियां हैं। तो यहाँ पे ये देख लीजिए। और इसका जो एक थोड़ा सा जो हम कहते हैं प्लांट और एनिमल सेल में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो एक तो हमने देख लिया था प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, और फिर सेल मेम्ब्रेन होती है, और एनिमल सेल जो होता है जंतु कोशिका जो होती है उसमें खाली एक सेल मेम्ब्रेन ही होती है। एक तो ये डिफरेंस देखा था। दूसरा जो है वो रसधानियों के पर भी ऐसे भी थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। जो आपका जंतु कोशिका में जो रसधानी है वो बहुत छोटे आकार की होती है, लेकिन जो आपका ये पादप कोशिका है इसमें जो रसधानी है ये बहुत बड़े साइज की प्रेजेंट होती हैं। और कुछ पौधों में कोशिकाओं की केंद्रीय रसधानी की माप कोशिका के आयतन का 50% से 90% तक होता है। तो मीन्स वो इतनी बड़ी वैक्यूल्स हमें प्लांट सेल में देखने को मिलते हैं। प्लांट सेल मीन्स पादप कोशिका। अब ये जो पादप कोशिकाओं की रसधानियों में कोशिका द्रव्य भरा रहता है, और ये कोशिकाओं को स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती है। तो इनका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये प्लीज मार्क कर लीजिए। मैं इसको दूसरे कलर से आपको दिखाती हूँ जैसे आपको डिफरेंस क्लियर हो। क्लियर? और जो काफी कुछ जो एक यूजफुल जो अगर कहीं कंपोनेंट्स होते हैं वो जो प्लांट की जो रसधानियां होती हैं वो इसमें स्थित होते हैं। और ये जो है ये एमिनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा कुछ प्रोटीन है। तो ये जो आवश्यक पदार्थ हैं, तो यहाँ पे आप ऐसे मार्क कर लीजिए आवश्यक पदार्थ। आवश्यक पदार्थ का मतलब हो गया एमिनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा कुछ प्रोटीन। ये सब क्या होता है, ये सब आपके रसधानियों में प्रेजेंट होते हैं। और जो एक कोशिक जीव जैसे अमीबा की खाद्य रसधानी में उनके द्वारा उपभोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। कुछ एक कोश के जीवों में विशिष्ट रसधानियां अतिरिक्त जल तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मींस जो आपका ये एज पर द क्या जो उनका बॉडी स्ट्रक्चर है वो किस वातावरण में रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा उनकी जो
रसधानियां, उनमें एक स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, उनका स्टोरेज में डिफरेंस होता है। तो हमने देखा कि जहां पादप कोशिकाओं में वो एमिनो अम्ल, आपका शर्करा, ये सब कुछ एक स्टोर करती हैं। और सेम हमने देखा कि जो एक कोश के जीव है तो उनके वैसे ही सेल ऑर्गेनल्स बहुत कम होते हैं। तो वो जो थोड़े वैक्यूल होते हैं वो एक हेल्प करते हैं कि जो उनके शरीर में अवशिष्ट पदार्थ हैं उसको शरीर से बाहर निकालने में उनकी कहें वो एक अपना रोल प्ले करते हैं। तो अगेन आप देखें बच्चों, ये जो रसधानियों का पूरा जो पैराग्राफ है पूरा इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको देखें, समझें, कहीं अगर आपको जो इम्पोर्टेंट लगता है उसको नोट रूप में करें। और वही कि जितना आप इसको पढ़ेंगे तो कुछ पॉइंट्स आपके ऑटोमेटिकली दिमाग में बैठ जाएंगे जो आपको इतना याद नहीं करना होगा। तो थोड़ा सा हम अपनी स्लाइड देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये है, ये आपका एक एनिमल सेल मीन्स आपका जंतु कोशिका, प्लांट सेल मीन्स पादप कोशिका। तो यहाँ पे देखिए जो वैक्यूल जैसा कहा था ये छोटे होते हैं और प्लांट सेल में ये वैक्यूल बहुत बड़े होते हैं। क्लियर? और यहाँ पे ये मैंने आपको फिर अगेन दो आपको एक चार्ट फॉर्म में दे दिया, तो आप चाहे ये एक नोट कर सकते हैं। जंतु कोशिका में छोटी होती है, पादप कोशिका में बड़ी होती है। एक कोशिक जीवों की खाद्य रसदानी में खाद्य पदार्थ होते हैं और कुछ विशिष्ट रसदानी अतिरिक्त जल तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की भूमिका करती है। और यहाँ पे पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य भरा होता है, कोशिकाओं की स्फीति तथा यह कठोरता प्रदान करती है और आवश्यक पदार्थ जो हमने नाम पढ़े थे वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो आपको कभी कंपैरिजन का हो तो अगर आप ये नोट कर लेंगे तो आपके लिए इजी होगा याद करना। तो बच्चों आज हम लोगों ने जितने हमारे सेल ऑर्गेनिल्स आपके कोर्स में थे उनके बारे में हमने समझ लिया। एक और मेरा सेशन होगा जिसमें हम सेल डिवीजन की बात करेंगे। अभी तक हम ये देख रहे थे कि हम जो पढ़ा था कि जो एक कोशिका है वो पहले वाली कोशिका से बनी होती है, तो ये किस प्रकार ये पूरी क्रिया चलती है इसको मैं नेक्स्ट सेशन में समझाऊंगी। तो अगले सेशन में फिर मिलते हैं। बाय।